Hello everyone, welcome to Worthy or Worthy. In this video, we'll talk about Attorney General and we'll understand what this term means. Since we are a citizen of India, we must know what is an Attorney General. अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमारे पास ये हमारा कर्तव्य है कि हमको पता हो कि अटॉर्नी जनरल होता क्या है और बार बार एग्जाम में क्यों पूछ रहा है. बी इट एन एग्जाम ऑफ CAPF AC और CDS और NDA or UGC NET, you name it, any exam. So they keep on asking this term from you. So I'll make sure कि अगर आप ये वीडियो एक बार देख लें, इसके बाद आपके दिमाग में कभी अटॉर्नी जनरल को लेकर डाउट नहीं रहेगा, कभी क्वेश्चन या डर नहीं रहेगा. बहुत सिंपल टॉपिक है. इस वीडियो के लास्ट में हम लोग अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, तो ये वीडियो आप कंप्लीट तक देखें, पूरा देखें लास्ट तक का. लेट्स स्टार्ट. अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल. द अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो सबसे पहला ये है कि अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. He must be a person who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court. यानी कि उसमें इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जगह पे उसको अपॉइंट किया जाए. इतना अगर वो लायक है तो उसको अटॉर्नी जनरल बनाते हैं. उसके बाद इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. नंबर 1, अगेन सबसे पहला तो ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए. एंड ही मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years. पहला भारत का नागरिक, दूसरा किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहना चाहिए वो. और या तो हाई कोर्ट में जज रहना चाहिए, या तो एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 years, या किसी भी हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में 10 साल तक अधिवक्ता, या तो वो किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज, या 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट. और एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट. एमिनेंट ज्यूरिस्ट का मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट की नज़रों में कोई इंसान ज्ञाता है कानून का, तो उसको भी बना सकते हैं. जैसे एक श्री MP जैन जी हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लिख रखी है. तो प्रेसिडेंट को भी पता है कि अगर ये बुक उनने लिखी है तो वो ज्ञाता ही होंगे, तो वो अगर चाहें तो उनको बना सकते हैं इस कैटेगरी में, एमिनेंट ज्यूरिस्ट की कैटेगरी में, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट. सो अगर उनको लगे कि कोई इंसान एमिनेंट ज्यूरिस्ट है तो उसको पकड़ के वो बना सकते हैं अटॉर्नी जनरल. द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द AG इज नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी एग्जाम में काफी बार आ गया है, तो फिक्स नहीं है, ये आप ध्यान रखिए. AG आप एक कॉपी में नोट कर सकते हैं, सिर्फ जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही. अटॉर्नी जनरल का कोई ऑफिस फिक्स नहीं है, ये प्रेसिडेंट के हिसाब से चलते हैं. फर्दर, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल. यानी कि इनका टर्म भी नहीं है कितने साल तक रहेंगे, और कोई एक प्रोसीजर नहीं है कि इनका रिमूवल कैसे होगा. ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. यानी कि जब तक प्रेसिडेंट को लगे कि अटॉर्नी जनरल सही काम कर रहे हैं तब तक वो रखेंगे, वरना जब उनको लगे कि हटाना चाहिए हटा देंगे, विदाउट एनी डाउट, और बिना किसी से पूछे. दिस मीन्स दैट ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम. कभी भी हटा सकते हैं प्रेसिडेंट जब उन्हें लगे कि हटाना चाहिए. He may also quit his office by submitting his resignation to the president. अगर अटॉर्नी जनरल को लगे कि उसे ये काम नहीं करना अब, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देंगे और उसके बाद काम करना बंद कर सकते हैं. कन्वेंशनली, यानी कि जैसा चलता आ रहा है, he resigns when the government, that is the council of ministers, resigns or is replaced as he is appointed on its advice. अब सिर्फ प्रेसिडेंट तो अपॉइंट नहीं करता है किसी को. प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करने से पहले सलाह लेता है किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. तो ये सब मिलके जब एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट की कि अपॉइंट सच एंड सच इंसान एज अटॉर्नी जनरल, तो ही डज सो. प्रेसिडेंट सबसे पहले राय इनसे लेगा तभी किसी को अपॉइंट करता है. तो ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट हारे, जैसे मोदी गवर्नमेंट बहुत टाइम से जीतते आ रही है, तो अटॉर्नी जनरल बने गए हैं. अभी जो है वेणुगोपाल जी, इनका नाम मैं बताना भूल गया, ये के वेणुगोपाल जी हैं. आप गूगल कर सकते हैं इनका फुल नाम. तो अभी ये इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट अभी चल ही रही है, उन्हें कभी रिजाइन ना दिया ना तो हारी है, सत्ता से हटी है, इसीलिए ये भी चल ही रहे हैं कुछ सालों से. तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप. और ही इज अपॉइंटेड ऑन इट्स एडवाइस. अच्छा, द रेम्यूनरेशन ऑफ AG इज नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. तो यानी कि जितना पैसा सैलरी होनी चाहिए AG की, फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कितना रुपया. तो जज की सैलरी है, बाकी हर एक इंसान की सैलरी फिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, इसकी नहीं है. तो ये पैसे कैसे इसको मिलते हैं? ही रिसीव्स सच रेम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट मे डिटरमाइन. तो जितना राष्ट्रपति को लगे इतना पैसा देना चाहिए, उतना पैसा ये देते हैं. और राष्ट्रपति को वो कैसे लगेगा? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हेड जो इनको करता है, वो बताएंगे प्रेसिडेंट को कि इतना रुपया दो, तो इतना रुपया उनको मिलता है. ड्यूटीज एंड फंक्शन, उनका काम क्या है? एज द चीफ लॉ ऑफिसर, यानी कि मुख्य कानून अधिकारी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत का. The duties of the Attorney General include the following. सबसे पहला ये है, to give advice to the government of India upon such legal matters which are referred to him by the president. सबसे पहला ये है कि अगर प्रेसिडेंट कभी
अटॉर्नी जनरल से कुछ पूछता है, रेफर करता है कुछ प्रॉब्लम को, तो वो ऐसी एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगा कि हमें क्या करना चाहिए। नंबर 2, टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। दूसरा भी यही है कि प्रेसिडेंट को अगर लगे कि ये ड्यूटी करनी है तो उसे करनी पड़ेगी, कानूनी कोई भी ड्यूटी हो। तो दो चीजें हैं उसमें, एक में यह है कि एडवाइस देनी है, उसे सलाह देनी है, दूसरे में परफॉर्म ड्यूटी खुद करनी है। दो चीजें हैं, दोनों प्रेसिडेंट के बोलने पे करेगा। तीसरा क्या है, टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। ऐसे फंक्शन, ऐसे कर्तव्य जो उसे भारत का संविधान करने को बोलता है या कोई और कानून करने को बोलता है, उसे करना पड़ेगा। ये तीन उसकी ड्यूटी है। इसके बाद द प्रेसिडेंट हैज असाइन्ड द फॉलोइंग ड्यूटीज टू द एजी। तो प्रेसिडेंट ने क्या क्या इनको असाइन कर रखी है, टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेज इन द सुप्रीम कोर्ट इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। जिन जिन केसों में भारत की सरकार पार्टी बनी है, उन केसों में एजी को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है भारत की सरकार की तरफ से अपने आप को। दूसरा, टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की सरकार को उनको फिर से रिप्रेजेंट करना है जब प्रेसिडेंट बोले सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 143 के अंदर। अब आपको 143 पढ़ना पड़ेगा, होता क्या है। अब अपनी लक्ष्मीकांत निकालिए और 143 पढ़िए। उसके बाद, टू अपीयर व्हेन रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी हाई कोर्ट इन एनी केस इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। जब भी उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करना पड़े किसी भी हाई कोर्ट में जिसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी हो, ये भी उसकी ड्यूटी है कि वो अपीयर होंगी। ये इनकी ड्यूटीज थी। इसके बाद इसकी राइट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है। In the performance of his official duties, the Attorney General has the right to of audience in all the courts in the territory of India. CAPF 19 में ये क्वेश्चन आया था कि इसके पास ये राइट है कि नहीं है, कि ये राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इनके पास है, ये किसी भी कोर्ट में जाके सुन सकते हैं इसको क्या हो रहा है करके। फर्दर, he has the right to speak and to take part in the proceedings of both the House of Parliament or their joint sitting and any committee of the Parliament of which he may be named a member but without a right to vote. यानी कि इनके पास बोलने का अधिकार है और प्रोसीडिंग्स में भाग लेने का अधिकार है बोथ द हाउस। कौन कौन से हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में, पार्लियामेंट के, और देयर जॉइंट सिटिंग में भी, जो आर्टिकल 108 में बताते हैं कि जब कोई मतभेद होता है राज्यसभा लोकसभा के बीच में तो जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट बुलाता है, जिसका चेयरपर्सन होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही बी नेम्ड अ मेंबर। तो यानी कि इनको यहाँ भी जॉइंट सिटिंग का अधिकार है बैठने का, और बिना एक किसी राइट की। ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट में जाने का हक है और कमिटी में भी जाने का हक है, कुछ बात होती सुनने का हक है, बोलने का हक है, टेक पार्ट करने का हक है, लेकिन विदाउट राइट टू वोट। अब अगर वहाँ इलेक्शन हो रहा है कि किसी को हटाना है, किसी को रिमूव करना है वहां से पार्लियामेंट से, ही डज नॉट हैव अ राइट टू वोट। ये क्वेश्चन आता है हर बार। ही एंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस, यानी कि वो सारे प्रिविलेज एंजॉय करता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं, गाड़ी घोड़ा सब मिलता है, उसको भी सेम मिलेगा जो पार्लियामेंट के पास होगा। Following limitations are placed on the Attorney General in order to avoid any complication and conflict of duty। यानी कि ये कुछ चीजें हैं जो अटॉर्नी जनरल के लिए बाधा बनती है, लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला, he should not advise or hold a brief against the government of India। यानी कि वो कभी भी भारत की सरकार के खिलाफ किसी को एडवाइस नहीं करेगा कि ऐसा करो, क्योंकि वो खुद उसको रिप्रेजेंट करता है। होल्ड अ ब्रीफ मतलब होता है किसी की तरफ से रिप्रेजेंट करना। जैसे अगर हम लोग कभी कोर्ट में अपेयर होते हैं, लेट्स से कि कोई मेरा जूनियर अगर अपेयर होता है तो वो बोलता है कि लॉर्डशिप आई एम होल्डिंग ब्रीफ ऑफ मिस्टर अक्षय जोशी, यानी कि मैं आई एम ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अक्षय जोशी। होल्ड अ ब्रीफ मतलब इतना होता है कि उनकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके पास पावर नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कभी वो एडवाइस करे या फिर कभी उसके खिलाफ खड़े हुए कोर्ट में। सेकंड, he should not advise or hold a brief in cases in which he is called upon to advise or appear for the government of India. Next, he should not defend accused person in criminal prosecutions without the permission of government of India। यानी कि अगर लिखा नहीं है, कुछ लिखित और आदेश नहीं है, या फिर गवर्नमेंट बोलती नहीं है कि किसी को डिफेंड करना है, किसी क्रिमिनल को किसी भी केस में बिना परमिशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उसको करने की पावर नहीं है। नेक्स्ट, he should not accept appointment as a director in any company or corporation without the permission of government of India। यानी कि वो कर सकता है पर परमिशन से। भारत की सरकार अगर बोले कि किसी कंपनी का डायरेक्टर बन जा तो बन सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, अच्छी चीज है, आप ध्यान में रखिएगा इसे। he should not advise any ministry or depart of government of India or any
statutory organization or any public sector undertaking unless the proposal or a reference in this regard is received through the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs। यानी कि जो भी कुल मिला के बात इतनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ये भी उसके अंदर ही आता है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स या लीगल लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना ये कुछ नहीं कर सकता है। ये डायरेक्टर बन सकता है लेकिन इसके बाद परमिशन होनी चाहिए किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। नेक्स्ट, However, the Attorney General is not a full-time counsel of government। ये एग्जाम में आ रखा है CAPF में 2019 में। That Attorney General is a full-time, नहीं, full-time counsel नहीं है, वो अपना खुद का काम भी कर सकता है। He does not fall in the category of a government servant, ये सरकारी नौकर नहीं है। Further, he is not debarred from private legal practice, यानी कि वो केस कर सकता है, प्राइवेट भी उसका खुद की प्रैक्टिस चल सकती है एडवोकेट की, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं कर सकता प्रैक्टिस। बात बदलनी है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आता है। बात तो हमने अटॉर्नी जनरल की थी, आप कह रहे हो कि सर आप ये क्यों पढ़ा रहे सॉलिसिटर जनरल? सॉलिसिटर जनरल इसलिए जरूरी क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर डेप्यूटी ऑफ एजी। एजी के अंदर डेप्यूटी जो है हर स्टेट में, हाई कोर्ट में एसजी ऑफ इंडिया होते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन एडिशन टू द अटॉर्नी जनरल देयर आर अदर लॉ ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भी हैं, दे आर द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है। दे असिस्ट the Attorney General in the fulfillment of his official responsibilities। तो असिस्ट करते हैं और हेल्प करते हैं अटॉर्नी जनरल को कि उसकी ड्यूटी पूरी हो। इट शुड बी नोटेड that only the office of AG is created by constitution। ये ध्यान में रखिए कि सिर्फ अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है वो संविधान में लिखा गया है, उसके अलावा सॉलिसिटर जनरल की बात हमने नहीं की है। इन अदर वर्ड्स, आर्टिकल 76 डज नॉट मेंशन अबाउट द सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। यानी कि आर्टिकल 76 में सिर्फ एजी की बात की है, इनकी बात नहीं की है। ये बस क्रिएट किए हैं ताकि असिस्ट कर पाए अटॉर्नी जनरल को। द एजी इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। पिछली स्लाइड में जो हमने पढ़ा वो था कि एजी इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, इसमें ये है कि ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट। देयर इज अ सेपरेट लॉ मिनिस्टर इन द सेंट्रल कैबिनेट टू लुक आफ्टर लीगल मैटर्स एट द गवर्नमेंट लेवल। यानी कि सरकार के लेवल पे एक इंसान अलग होता है, लॉ मिनिस्टर, जो कि लीगल मैटर्स को देखता है। ठीक है, उसको हक है कि वो सेंट्रल मेंबर है, कैबिनेट सेंट्रल कैबिनेट में मेंबर है वो। आप अब कमेंट करके बताइए कि लॉ मिनिस्टर इंडिया का कौन है अभी। इसके अलावा कुछ कानूनी जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं अटॉर्नी जनरल को, वो ये हैं। सबसे पहले 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। 76 आर्टिकल 88 बोलता है राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट्स टू द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमेटी। 76 में ये है। 105 आर्टिकल बोलता है पावर एंड प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल, और इसमें मिनिस्टर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो ये 3 आर्टिकल बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आई होप जितना मैंने पढ़ाया है आपके कुछ दिमाग में गया होगा, बाकी क्वेश्चन से आपको सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आंसर इज सी, अटॉर्नी जनरल। आई एम सॉरी फॉर द पिक्चर, ये मैंने जल्दीबाजी में मंगवा के करी है, तो आई होप कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझें फोटो छोड़ के। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? अटॉर्नी जनरल। हमने पढ़ी थी पहली स्लाइड में, पढ़ा था कि अटॉर्नी जनरल की कोई प्रिस्क्राइब रेम्यूनरेशन नहीं है और कोई अपॉइंटमेंट वो नहीं है, कि टाइम लिमिट नहीं है, टेन्योर नहीं है उसका। Who among the following can attend the meetings of both the houses while being not a member of either house and without a right to vote? इसका आंसर है डी, अटॉर्नी जनरल। अगेन, who advises the government of India on legal matters? अटॉर्नी जनरल। Consider the following statement. The Attorney General of India is appointed by the President upon the recommendation of the Chief Justice of Supreme Court. पहला आपके सही है? नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। COM होता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो बताते हैं कि एजी को अपॉइंट करो, तो चीफ जस्टिस की बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट बट ही कैन नॉट वोट। यस, बी आंसर इसका है। तो ये मैं आपको जो बुक बता रहा था ये वही बुक है, दिशा 10,000 MCQ बुक। इसमें देखिए आज तक जितने भी क्वेश्चन एजी से आए एक ही जगह पे हैं, भले ही वो एनडीए 2007 का हो, यूपी PCS का हो। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं इससे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, नंबर 1 सही है, ए सही है। He has the right to take part in the proceedings of parliament, B भी सही है। He has the right to offer in all the courts, सब सही है इसके, all of these। ये हमने पीछे 2 स्लाइड्स में पढ़ रखा है बस। Consider the following statements with respect to the Attorney General of India. He is appointed by President, yes. He must have the same qualification as are required by a judge of High Court. Supreme Court होना चाहिए यहाँ पर को, तो सेकंड नहीं है। Next, in the performance of his duties, he shall have the right of audience in all the courts of India. Yes, 1 and 3, B इसका आंसर है। Which of the following has the right to address the parliament? Attorney General.
Next, which officer of the government of India has the right to take part in the proceeding of India even though he is not a member? Attorney General. The Attorney General of India is appointed by President. Very easy. The term of office of Advocate General of a state. Advocate General क्या क्या है? Advocate General हाई कोर्ट में Attorney General की तरह काम करता है. जैसे Attorney General सुप्रीम कोर्ट में रहता है, वैसे ही Advocate General हाई कोर्ट में रहता है. तो भी फिक्स नहीं है कुछ. जब गवर्नमेंट आती है आता है, गवर्नमेंट जाती है जाता है. Which of the following statements are not correct? Not correct ध्यान रखना है. आप जब भी एग्जाम में अपेयर हो तो पेंसिल से क्वेश्चन पेपर में नॉट करेक्ट को गोला करते हैं ताकि आपके दिमाग में हमेशा रहे नॉट ढूंढना है. बहुत बार आपको आंसर आता है लेकिन आप करेक्ट वाला करके आ जाते हो. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी तो यहाँ पर को इसकी जगह सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए. ये भी नॉट करेक्ट है तो ए तो होना चाहिए, ए होना चाहिए. ये वैसे हट जाते हैं सीधे. फिर भी हम और देख लेते हैं. ही इज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स. यस, तो ये आंसर हो नहीं सकता. सेकंड नहीं हो सकता तो ये भी हट जाता है. ही हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा. अच्छा ये भी सही है. तो तीसरा यहाँ भी हट जाता है, यहाँ भी. आंसर इज दिस. फिक्स टेनर इसका है नहीं, गवर्नमेंट के हिसाब से ज्यादा जाता है. आई होप कि अटॉर्नी जनरल आपको कुछ समझ में आए. अगर आपको नहीं आया तो वॉच द वीडियो अगेन एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो. I'll try to bring such videos again and again, and I would request you to comment down and tell me on which topic you want me to make a video on. तो आप कमेंट करके बता सकते हैं किस में हम वीडियो बनाएं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए इजी उस टॉपिक को कर दूं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. ऑल द वेरी बेस्ट. जय हिंद. मन लगा के पढ़ाई करो.